विद्यार्थियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ओमेगा ऑनलाइन एजुकेशन के इस क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो हिंदी है दिगंत भाग 2, इससे हम लोग जो है भूषण जी का जो कविता है इसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें कविता है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो कविता है जो भूषण जी के द्वारा लिखा गया है, इसको बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ा जाएगा। और जितने भी लोग नए हैं जो अभी तक कोई भी क्लास नहीं किए हैं या अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाए हैं, वह इस क्रैश कोर्स के क्लास से जुड़कर बिल्कुल अच्छा मार्क्स ला सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में। बिल्कुल बेहतर से पढ़ेंगे हम लोग, और हम लोग जो है एग्जाम के पहले अपने कोर्स को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। तो चलिए भूषण जी के द्वारा लिखे गए कविता को यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भूषण जी के जीवन परिचय को देख लेते हैं। अब वो बात करते हैं कि कवि कौन है, तो कवि का नाम है भूषण जी। तो भूषण ने लिखा है कविता, और इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1613 में। कब हुआ था बाबू, तो भूषण जी का जो जन्म है 1613 में हुआ था। और इनका जो निधन है यानी मृत्यु जो है ये 1715 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और लगभग 102 वर्ष तक ये जीवित रहते हैं। कितने दिन तक, कितने वर्ष तक, तो 102 वर्ष तक ये जीवित रहते हैं भूषण जी। भूषण जी का जो जन्म स्थान था, जहां पे भूषण जी का जन्म हुआ था, तो आप देख रहे हैं जो जन्म स्थान है ये कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जी, तो उत्तर प्रदेश में कानपुर आप शहर है जानते हैं, वहां पर तिकवापुर स्थान पर इनका जन्म हुआ था भूषण जी का। इसको याद रखना, कैसे याद रखना है, उत्तर प्रदेश के कानपुर एक शहर है, वहां पे तिकवापुर स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिताजी थे इनका नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। क्या नाम है, रत्नाकर त्रिपाठी। जैसे तुलसी जी की पत्नी का नाम रत्नावली था, वैसे भूषण जी के पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इनका उपनाम, उपनाम का मतलब कि कोई और नाम था, उपनाम जो था इनका भूषण है। क्या है, इनका नाम भूषण है। तो देखिए अभी जो हम लोग भूषण भूषण बार बार बोल रहे हैं, तो दरअसल ये जो है भूषण जी का जो नाम है ये उपनाम है, ठीक ना। और दिया किसने था, तो देखिए चित्रकूट के एक सोलंकी राजा रुद्रशाह थे। कौन थे, रुद्रशाह। तो चित्रकूट के जो सोलंकी राजा रुद्रशाह थे उन्होंने ही इनको भूषण नाम दिया था। तब से भूषण नाम इतना फेमस हो गया कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था ये लोगों को पता ही नहीं चला, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखना है। और यही इनका उपनाम है। दिया किसने था, तो सोलंकी के राजा जो रुद्रशाह थे, इनको नाम याद रखना है, क्वेश्चन में पूछता है ऑब्जेक्टिव। अब देखा जाए प्रमुख आश्रयदाता, क्या देखा जाए, प्रमुख आश्रयदाता। आश्रयदाता मतलब जो व्यक्ति इनको अपने यहाँ अपने घर पर मतलब रखे थे अपने यहाँ, ये है शिवाजी। शिवाजी अपने यहाँ भूषण जी को रखे थे। इसके बाद शिवाजी के बाद इनके पुत्र जी थे जिनका नाम था साहू जी। तो साहू जी भी भूषण जी को अपने यहाँ रखे थे। इसके अलावा बुंदेला के राजा छत्रसाल, छत्रसाल ने भी भूषण जी को अपने यहाँ रखा था। ये 3 लोग हो गए जो भूषण जी को अपने यहाँ रखे हुए थे, ठीक ना। या ऐसे कहें कि 3 लोगों के यहाँ भूषण जी रह चुके थे, शिवाजी, उनके पुत्र साहू जी, और बुंदेला का एक राजा थे छत्रसाल, उनके यहाँ ये रहे थे, ठीक ना। तो इसको याद रखना है कि जन्म मरण कब हुआ था, ठीक है, जन्म स्थान क्या था, पिताजी कौन थे, उपनाम क्या था, और प्रमुख आश्रयदाता कौन कौन थे। ये क्वेश्चन हम फिर बाद में आपसे बात करेंगे, ठीक ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए इनके कुछ कृतियां हैं, कुछ कृतियां मतलब कुछ रचनाएं, जिसमें शिवराज भूषण, कौन सा है, शिवराज भूषण। और इस शिवराज भूषण में 384 छंद है। कितने छंद है जी, तो शिवराज भूषण जो भूषण जी के द्वारा लिखा गया है इसमें 384 छंद है। और 105 अलंकारों का ये निरूपण किया गया है, मतलब 105 अलंकार को समाहित किया गया है शिवराज भूषण में, ठीक है। इसके अलावा शिवा बावनी है, इसमें 52 मुक्तक है। कितने मुक्तक हैं, तो 52 मुक्तक है, याद रखिएगा, सब ऑब्जेक्टिव है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तो 52 मुक्तक है। और शिवाजी की
वीरता का बखान किया गया है। शिवा बावनी में किसकी बखान हुआ है? तो शिवा बावनी में शिवाजी के वीरता का बखान किया गया है, ठीक ना। अब इसके बाद आता है छत्रसाल दशक। क्या आता है? छत्रसाल दशक, जिसमें जो है सोलंकी के जो राजा थे छत्रसाल, ठीक ना, तो इनके ऊपर लिखा गया था। और इसमें जो है 10 छंद है। कितने छंद है? तो छत्रसाल दशक, दशक मतलब 10, तो कितने छंद है? तो 10 छंद है। और ये छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है। जो छत्रसाल जो है सोलंकी के राजा, उनका बखान यहाँ पे किया गया है। तो कृति आपको समझ में आई कि शिवराज भूषण जो है शिवाजी के लिए लिखा गया था, जिसमें 384 छंद, 105 अलंकार थे। इसके अलावा शिवा बावनी, इसमें शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, 52 मुक्तक हैं। इसके अलावा छत्रसाल दशक, दशक मतलब 10, तो 10 जो है छंद है जो छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है। अब अप्राप्य कृति मतलब ऐसी कृति जिसकी जानकारी लोगों को पता नहीं चली, या ऐसी रचना जिसको लोग नहीं समझ पाए या नहीं जान पाए, ये है भूषण हजारा। क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन सा है? भूषण हजारा। इसके अलावा भूषण उल्लास और दूसर उल्लास, इसको भी याद रखना है। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भूषण जी का कौन सा अप्राप्य कृति है? तो भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूसर उल्लास, ठीक ना। अब इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखिए, भूषण जी जो है रीति काल के, किस काल के बाबू? तो रीति काल के कवि है। याद रखिएगा, भूषण जी रीति काल के तथा वीर रस के, किस रस के? वीर रस के, ये क्या है? प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है, याद रखना। भूषण जी किस काल के कवि हैं? रीति काल के हैं। किस रस के हैं? तो वीर रस के, जिसमें एकदम शक्ति का प्रदर्शन किया गया हो, ठीक ना, उसको बोलते हैं वीर रस। इसके अलावा भूषण जी की जो चिंतामणि त्रिपाठी, और देखिए भूषण जी क्या है? ये चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई थे, ठीक ना। या ऐसे कहें, भूषण जी के भाई कौन कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब अभी तक हमने जो जीवन परिचय पढ़ा उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं और देखते हैं कि किन लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ। अब को क्या करना है? अब आपको जो है इसका आंसर कमेंट में लिखना है। अब देखिए क्या है, भूषण जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था भूषण जी का जन्म? बताइए। तो 1600 कितना में? 1613 में, 1613 में इनका जन्म हुआ था। और भूषण जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1715 में। कितना में हुआ था? 1715 में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। आप देख भी लीजिए, आप देख भी लीजिए, आपको 1613 और 1715 जिन लोगों को याद नहीं है, लेकिन याद जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो भूषण जी का जन्म कब हुआ था? अभी हमने आपको लिखकर बताया था 1613 में। और इनका जो मृत्यु था कब हुआ था बाबू? 1715 में। कितने वर्ष तक जिए थे? तो 102 वर्ष तक, ठीक ना। आगे देखिए, भूषण जी किस काल के कवि हैं? किस काल के हैं? तो रीति काल। किस काल के? रीति काल के कवि हैं। किस काल के हैं? रीति काल के हैं। कमेंट में लिखते चलिए। इसके अलावा भूषण जी किस रस के प्रसिद्ध कवि हैं? किस रस की बात किया है? रस, तो कौन सा रस है जी? वीर रस। कौन सा रस? तो वीर रस के कवि हैं, जिसमें वीरता का बखान किया हो, दमखम को दिखाया गया हो। इसके अलावा भूषण जी के भाई कौन थे? भूषण जी के भाई कौन थे? इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा। दो लोगों का नाम है, दो लोगों का नाम है, दोनों लोगों का नाम आप कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक ना। इसके अलावा भूषण जी के पिताजी का नाम क्या था? ये क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी था, रत्नाकर त्रिपाठी था, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। इसके अलावा भूषण जी के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे? तो कौन थे? एक तो शिवाजी थे। कौन थे? एक तो शिवाजी थे। इनके पुत्र थे, क्या नाम था? साहू जी। क्या नाम था? साहू जी नाम था। और इसके अलावा सोलंकी के राजा थे जिनका नाम क्या था? छत्रसाल। क्या नाम था? छत्रसाल नाम था। तो ये कुछ जो है, ये कुछ क्या थे? ये कुछ लोग थे जो इनको आश्रय दिया करते थे या देते थे, ठीक ना। इतना आपको
कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, इसका तो आंसर हमको चाहिए, देखते हैं कि कौन कौन इसका राइट आंसर देता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको अभी हमने जीवन परिचय से निकाल कर यहाँ पे रखा हुआ है और आपका रिवीजन भी हो गया। अब चलिए हम लोग कविता पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कविता पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इस बात को ध्यान रखिए, भूषण जी का जो हम लोग कवित पढ़ रहे हैं, कविता, तो कवित जो है, इसमें कवित में भूषण जी ने दो लोगों के ऊपर बातें लिखी हैं। पहला में बखान किया गया है शिवाजी का, किसका, तो पहला कवित में यानी कविता में बखान किया गया है शिवाजी का, और दूसरा में जो सोलंकी के राजा थे क्षेत्रपाल दशक। तो पहला इनका जो भूषण जी का पहला जो आपका पद है, उस पद में हम लोग शिवाजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जितना संभव हो सके अपने यार दोस्त को शेयर कीजिए और बताइए कि क्रैश कोर्स का जो क्लास है वो शुरू हो गया। जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े ना जी, वो भी क्लास से जुड़कर अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और अपनी पढ़ाई जो है अपने सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम से पहले ही। ठीक ना। अब चलिए, अब कहा जा रहा है कविता में पहला जो इंद्र जिमी जंभ पर बाड़ो ज्यो अम्भ पर। अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि इंद्र, इंद्र मतलब आप जानते हैं इंद्र भगवान, तो इंद्र भगवान का जिमी मतलब राक्षस, जिमी मतलब राक्षस या कह सकते हैं जंभ पर बाड़ो ज्यो अम्भ पर, यानी जिस तरह से इंद्र जी का जो है क्या कह सकते हैं, तो जिस तरह से इंद्र जी का राक्षसों के ऊपर क्या है, राक्षसों के ऊपर राज है। बाड़ो, बाड़ो मतलब क्या होता है, तो बाड़ो मतलब समुद्र की आग, समुद्र की आग को हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्र की आग को बाड़ो या बड़वानल कहा जाता है। तो बाड़ो ज्यो अम्भ पर, अम्भ का मतलब, अम्भ मतलब पानी, अम्भ मतलब पानी। तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो राक्षस होते हैं, राक्षसों के ऊपर इंद्र जी राज करते हैं, मतलब कितना भी बड़ा राक्षस क्यों न था, इंद्र जी ने उसको मार दिया। और कहा जा रहा है कि जैसे समुद्र में कितना भी बड़ा आग क्यों न लग जाए, अगर पानी बरस जाता है तो वह आग अपने आप बुझ जाती है। उसी तरह से रावण सदम पर, रावण मतलब वही रावण, सदम मतलब कह सकते हैं कि घमंड पर, सदम मतलब घमंड, घमंड पर रघुकुल राज, रघुकुल मतलब राम, राम राज है। अब कहने का मतलब कि जिस तरह से इंद्र जी ने राक्षसों को मार डाला, बड़े से बड़े राक्षसों को मार डाला, जिस तरह से जब कभी समुद्र में आग लगती है तो पानी बरसने पर यह आग अपने आप बुझ जाता है, चाहे कितना भी बड़ा आग क्यों न लगा हो। और जैसे रावण के घमंड को चकनाचूर किसने कर दिया, राम ने कर दिया, उसी तरह से जो शिवाजी हैं, यह शिवाजी जो छोटे मोटे राजाओं उनसे जाकर लड़ जाते हैं, उन छोटे मोटे राजाओं को शिवाजी क्या करते हैं, चुटकियों में उनको खत्म कर देते हैं। ठीक ना। तो पूरी एक कविता का अर्थ है कि इंद्र जिमी जंभ पर बाड़ो ज्यो अम्भ पर, जिस तरह का राक्षसों के ऊपर इंद्र जी राज करते हैं, उनको हरा देते हैं, मार देते हैं। जिस तरह से जब कभी समुद्र में कोई आग लगती है तो पानी बरसता है तो आग अपने आप बुझ जाती है, मतलब जो है आग को बुझाने की शक्ति पानी में है। और जैसे ही रावण के घमंड को राम ने चकनाचूर कर दिया, वैसे ही जो छोटे मोटे जो चुटपुटिया राजा हैं उनके ऊपर कौन राज करते हैं, तो शिवाजी राज करते हैं। यानी भूषण जी शिवाजी के बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छों पर, मलेच्छों मतलब छोटे मोटे राजा, मलेच्छों मतलब कि जो छोटे मोटे राजा हैं उन मलेच्छों पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार इंद्र का यम मतलब राक्षस पर, जैसे इंद्र जी राक्षसों को मार डालते हैं, समुद्र की अग्नि का पानी पर, और राम का रावण पर राज है। यहां पर शिवाजी की तुलना, ध्यान रखिएगा, शिवाजी की तुलना किससे हुई है, तो इंद्र जी से हुई है। शिवाजी की तुलना समुद्र से हुआ है, शिवाजी की तुलना अग्नि से और राम से हुआ है। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्लियर हो गया। तो
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पंक्ति है, अगला कहा जा रहा है इस कविता में, पवन बरिबाह पर, पवन बरिबाह पर शंभु रतिना पर। अब देखिए पवन का मतलब क्या होता है, पवन मतलब पवन, अपवन मतलब इसी को बोलते हैं हवा, पवन मतलब हवा। अब बरिबाह का मतलब होता है बादल, बरिबाह मतलब बादल, ठीक ना। और शंभु जानते हैं ना जी, शिव जी को शंभु बोलते हैं, शिव। और रतिना मतलब इसको बोलते हैं कामदेव, क्या बोलते हैं, कामदेव, ठीक ना, या रति के पति, ठीक ना। और ज्यों सहस्त्रबाहु, ये सहस्त्रबाहु क्या था भाई, ये राक्षस था, ये बाबू क्या था, राक्षस था। और राम द्विराज है, राम जानते हैं। तो कहा जा रहा है कि पवन बरिबाह पर, पवन बरिबाह पर शंभु रतिनाह पर ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विराज है। यानी ये राम द्विराज, देखिए राम द्विराज यहाँ पे परशुराम की बात किया गया है, किसका बात किया गया है, परशुराम जी का बात किया गया है, क्योंकि उनका नाम था परशुराम, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि जब कभी बादल क्या होता है, बरिबाह मतलब बादल घिर जाते हैं, जब कभी बरिबाह मतलब बादल बहुत ज्यादा घिर जाते हैं, तो बादल के घिरने से क्या होता है, और उस समय जब हवा चलता है, पवन चलता है, तो वह बादल अपने आप तितिर बितिर हो जाता है, यानी बादल जो है भाग जाता है, ठीक ना। शंभु रतिना पर, और जिस तरह से कामदेव के ऊपर किसका राज है, शिवाजी का राज है, जो शिव जी हैं उनका राज है। और जैसे ही सहस्त्रबाहु राक्षस के ऊपर जो है परशुराम जी का राज था, परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु को हरा डाला था, ठीक ना। तो उसी तरह से छोटे मोटे जो राजा हुए उनके ऊपर किनका राज है, तो उनके ऊपर शिवाजी का राज है, कि शिवाजी उनको बहुत जो है आसानी से हरा देते हैं। तो कहा जा रहा है कि पवन बरिबाह पर शंभु रतिना पर, यानी जैसे जब कोई बादल घिर जाता है चारों तरफ से, तब उसमें जब हवा चलती है तो बादल जो है फट जाते हैं, बादल इधर उधर सब उड़ जाते हैं। और जब जो है शंभु के जो रतिनाह जो थे, यानी कामदेव जो थे, उनको जो है शिवाजी ने आराम से हरा दिया था। और उसी तरह से जब परशुराम जी ने राक्षसों को, जिसमें सहस्त्रबाहु को मार दिया था, ऐसे जो है शिवाजी भी हुए जो छोटे मोटे राजाओं को आसानी से हरा दिए। तो कहा जा रहा है कि कवि भूषण जो है ये शिवाजी का बखान करते हुए, शिवाजी का बड़ाई करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मल्लेच्छों पर, मतलब छोटे मोटे जो टुटपुजिया राजा हो गए उन पर उसी प्रकार राज है, दबदबा है, जिस प्रकार हवाओं का बादल पर, यानी जिस प्रकार जब बादल घिर जाए, हवा चलता है तो बादल अपने आप फट जाते हैं, भाग जाते हैं, भगवान शिव का रति के पति पर यानी कामदेव पर राज है, और परशुराम का सहस्त्रबाहु पर राज है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी की शौर्य, शौर्य मतलब ताकत, ताकत की तुलना किससे की है, तो हवाओं से की है। किससे हुआ है शिवाजी की तुलना, तो हवाओं से तुलना हुआ है, फिर शिव जी से हुआ है, और परशुराम के साथ किया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही है। देखिए ये मैंने जो अर्थ लिखा है ना जी, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सब अर्थ मालूम नहीं रहता है तो कविता आपको समझ में नहीं आती है। अब आपको अर्थ मालूम चल गया, पवन का मतलब हवा, बरिबाह मतलब बादल, शंभु मतलब शिव, कामदेव, रतिना मतलब कामदेव हैं, ठीक ना। तब आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए अगला जो पंक्ति है उसको पढ़ते हैं, और ये अगला पंक्ति है, दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर। तो दावा का मतलब क्या होता है, दरअसल यहाँ पे जो दावा है ना जी, इसको दावा नल लिखना चाहिए, लेकिन कवि ने दावा लिखा है। तो दावा या दावा नल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको बोलते हैं क्या, तो जंगल की आग, जंगल, जंगल की आग, जंगल की आग। देखते हैं कभी कभी जंगल में आग लगता है, तो जब जंगल में आग लगता है तो उसको दावा नल या दावा लिखा गया है। अद्रुमदंड मतलब झाड़ी, झाड़ी या पेड़ पौधे, झाड़ी या इसी को हम लिख सकते हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि दावा द्रुम दंड पर चीता, अब जानते हैं ना जी, चीता जानते हैं बाघ जाति का होता है, तो चीता मृग झुंड पर। अब चीता जो है यहाँ पे लिखा गया है क्या, मृग। अब मृग का मतलब, मृग झुंड का मतलब यहाँ पे हाथी की बात की गई है। किसकी बात की गई है, हाथी, ठीक ना। तो कहा जा रहा है कि दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर, एक मिनट माफी चाहूंगा, यहाँ पे मृग, मृग का मतलब हिरण, मृग मतलब
हिरण। भूषण, और भूषण का मतलब क्या होता है? भूषण का मतलब शेर। भूषण तो यहाँ पर शेर है, क्या है यहाँ पे? भूषण मतलब शेर या उसी को सिंह बोलते हैं। वितुंड मतलब हाथी, वितुंड मतलब हाथी। और जैसे मृगराज है, और मृगराज किसको बोलते हैं? मृगराज का मतलब, ठीक ना, इसको आप शेर कह सकते हैं। तो कहा जाता है कि जब क्या होता है, दावा द्रुम दंड पर, यानी जिस तरह से जब जंगल में आग लगती है, दावा मतलब जंगल की आग, जब जंगल में आग लगती है तो जो छोटे मोटे जो झाड़ी है वो जलकर खत्म हो जाते हैं। जिस प्रकार चीता जो है हिरण के झुंड पर जब प्रहार करता है, हमला करता है, तो हिरण का जो झुंड होता है वो तितर बितर हो जाती हैं, सारी हिरनें इधर उधर भाग जाती हैं, ठीक ना। और जैसे शेर जब हाथियों के ऊपर हमला करता है तो सारे जो हाथी होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, सब तितर बितर हो जाते हैं, सब इधर उधर भागना शुरू करते हैं। तो उसी तरह से क्या है, जो मृगराज है, शेर है, वैसे राज है, उसी तरह से आपका जो शिवाजी हैं उनका राज छोटे मोटे राजाओं के ऊपर है। और ये जो छोटे मोटे राजा हैं यह शिवाजी से जीत नहीं पाते हैं, ठीक ना। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार जंगल की आग का वृक्ष की डाली पर, ठीक ना, चीता का मृग झुंड मतलब आपको हिरणों के झुंड पर, और हाथी पर सिंह का मतलब शेर का राज है, उसी प्रकार शिवाजी का मलेच्छ राजाओं पर राज है। इन पंक्ति में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना किससे की है? तो जंगल की आग से, चीता से और सिंह के साथ किया है। यहाँ पे भूषण जी ने बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से जब जंगल में आग लगता है तो सारे पेड़ पौधे जल जाते हैं। जब चीता हमला करता है तो जितने भी हिरण के जो झुंड होते हैं वो सारे हिरनें इधर उधर भागना शुरू कर देती हैं। और हाथियों का जो झुंड है उस पर जब शेर हमला करता है तो सारे हाथी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जो शिवाजी हैं उनका भी राज है, जब वे हमला करते हैं तो छोटे मोटे राजा तो ऐसे ही उनसे हार जाते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे भूषण जी ने शिवाजी की तुलना जंगल की आग से की है, और चीता से की है, और शेर के साथ की है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। चलिए अब अगला पंक्ति है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर। अब देखिए तेज का मतलब क्या होता है? तेज मतलब चमक, तेज मतलब चमक। तम का मतलब अंधेरा, तम मतलब अंधेरा। और अंश मतलब तेज तम अंश पर वही है। और कान्हा, कान्हा मतलब कन्हैया श्री कृष्ण। जिमी मतलब राक्षस, जिमी मतलब राक्षस। और कंस आप जानते हैं, वही कंस मामा, ठीक है ना। यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। शेर शिवराज, शिवराज मतलब शिवाजी, यहाँ पे शिवाजी के बारे में लिखा गया है। तो कहा जा रहा है कि तेजतम अंश पर मतलब जब अंधेरा छाता है, तो जब अंधेरा छाता है तब तेज मतलब चमक, चमक मतलब प्रकाश। तो जब प्रकाश आता है तब क्या होता है, वह अंधेरा अपने आप खत्म हो जाती है। मतलब कितना भी अंधेरा क्यों न घेर ले, जब चमक आती है, प्रकाश आता है, तब वो अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। और जैसे कंस पर जो एक कान्हा मतलब कि कंस जो राक्षस था उसके ऊपर कन्हैया ने राज किया, मतलब कन्हैया ने उसको मार मार के जो हलवा बना दिया, उनको मार डाला, ठीक ना। और उसी तरह से जो मलेच्छ राजा हैं, जो छोटे मोटे राजा हैं, इन छोटे राजाओं के ऊपर किसका राज है? तो इन छोटे राजाओं के जो वंश हैं इनके ऊपर शिवाजी का राज है, ठीक ना। ये बात आपको समझ में आई होगी कि जब कितना भी बड़ा अंधेरा क्यों न हो, और जब चमक आता है, प्रकाश आता है, तो वह अंधकार अपने आप खत्म हो जाती है। और जैसे कंस के ऊपर जो है, जैसे कंस पर श्री कृष्ण ने हमला करके कंस को मार दिया था, उसी तरह से जो छोटे मोटे राजाओं के जो वंश हैं उनके ऊपर शिवाजी का राज है, क्योंकि इनको शिवाजी चुटकियों में हरा दिए थे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार उजाले का अंधेरे पर, उजाले का अंधेरे पर कृष्ण का कंस पर राज है, उसी प्रकार शिवाजी का मलेच्छ पर राज है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी की तुलना उजाले के साथ किया है, कृष्ण के साथ किया है, और इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका पहला तो आपको पद हम लोग पढ़ लिए।
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे पद के बारे में। हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि पहला जो पद है, पहला पद आपका जो है शिवाजी के बारे में था। दूसरा पद किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? तो राजा छत्रसाल के बारे में। किसके बारे में? राजा छत्रसाल, जो सोलंकी के राजा हुए थे। अब इसके बारे में भूषण जी क्या लिखते हैं, अब ध्यान से पढ़िए। देखिए यहां पे कहते हैं कि निकसत मयान तय मयूखे प्रालय प्रालय भानु कैसे। अब यहां पे देखिए, निकसत मतलब होता है निकलना, निकसत मतलब निकलना, निकसत मतलब निकलना। मयान, मयान जानते हैं ना जी, तलवार को देखते हैं, तलवार, तलवार को जिस मतलब कि चीज में रखा जाता है उसको मयान बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि तलवार कहाँ रखते हैं? मयान में। तो मयान से तलवार निकालते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि निकसत मयान, यानी जब मयान में से तलवार को निकसत मतलब निकाल रहे हैं, ये क्या है? ये मयूखे प्रलय भानु कैसी। भानु मतलब सूर्य, भानु मतलब सूर्य। अब प्रलय मतलब प्रलय, प्रलय मतलब प्रलय, ठीक ना। तो कहा जा रहा है कि निकसत मयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तुम से गयंदन के जाल को। यानी ये क्या करता है? तो ये जो है, जो एक गयंदन मतलब हाथी, हाथी, ठीक ना, और जाल मतलब जानते हैं जाल। तो कहा जा रहा है कि हे छत्रसाल जी, क्योंकि छत्रसाल के बारे में तो कह रहे, हे छत्रसाल जी, जब आपकी तलवार मयान से निकलता है तो उसमें इतना ज्यादा चमक है, मयूखे मतलब चमक, इतना ज्यादा चमक है, ऐसा लग रहा है कि सूर्य की जो प्रकाश है वो प्रकाश जो है निकल रही है, और इतना तेज से निकल रही है कि उससे चलते क्या हो रहा है? प्रलय आ रहा है, विनाश हो रहा है। यानी यहाँ पे छत्रसाल जी की तलवार का बड़ाई किया गया है, बखान किया गया है कि हे छत्रसाल जी, जब आप मयान से अपने तलवार को निकसत कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसमें इतनी चमक है जैसे कि सूर्य की किरणें जब बहुत तेज आती हैं तो प्रलय होने लगता है। उसी तरह से आपके तलवार में इतनी चमक है कि लग रहा है कि सूर्य की किरणों की तरह प्रकाश निकल रही है, चमक रहा है, जिससे सारे जो दुश्मन है उनके अंदर प्रलय हो रहा है, सारे जो है तराही तराही कर रहे हैं, ठीक है। और कहते हैं फारे तम तुम से गेंदन के जाल को, और आपका तलवार क्या करता है? तो आपका तलवार उसी तरह से जो है, उसी तरह से जो है हाथी के जो है जाल को फाड़ डालता है, जैसे शेर क्या करता है, जैसे शेर हाथी के ऊपर हमला करता है, उस तरह से आपका भी जो तलवार है वह दुश्मन के जो है झुंड को क्या कर रहा है? तितर बितर कर दे रहा है, उसमें इतनी चमक है, ठीक ना। तो कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलयकारी सूर्य से उसकी किरणें निकल रही हो, ठीक ना। तथा गेंद अर्थात हाथियों को जाल इस प्रकार तितर बितर कर देते हैं जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को। यानी यहाँ पे भूषण जी कहते हैं कि हे छत्रसाल जी, आपकी तलवार जब म्यान से निकलती है तो उसमें इतनी ज्यादा चमक है कि जैसे लग रहा है कि सूर्य की किरणें जब बाहर आ रही हैं तो उसमें इतना प्रकाश है कि सारा प्रलय हो रहा है, वैसे आपके तलवार में भी इतना ज्यादा चमक है। और आपका जब तलवार निकलता है तो उसी तरह से हाथियों के झुंड को, जैसे शेर हाथी के झुंड को भगा देता है, वैसे आपका तलवार को देखते ही जितने भी दुश्मन हैं वो सभी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, इतना प्रलयकारी आपका तलवार लगता है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला आपका पंक्ति है, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन से। मतलब हे छत्रसाल जी, आपका जो तलवार है ये कैसा लगता है? तो लागती लपकी, लपकी मतलब लपकना, 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 कंठ, कंठ का मतलब यह है कंठ, बैरिन का मतलब दुश्मन, बैरिन मतलब दुश्मन, बैरिन मतलब दुश्मन के नागिन से। मतलब हे छत्रसाल जी, आपका जो तलवार है ऐसा लगता है कि लपक कर दुश्मन के कंठ को यानी गर्दन को पकड़ लेगा, जैसे कोई नागिन क्या करती है, किसी दुश्मन के कंठ को काट लेती है, ठीक ना। जैसे लगता है कि नागिन क्या करेगी, लपक के काट लेगी, वैसे आपका जो तलवार है वो लपक के दुश्मन के गर्दन को क्या कर रहा है? काट रहा है, ठीक ना।
रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन की माल। और ऐसा लग रहा है कि रुद्र ही मतलब शिवाजी, रुद्र रही मतलब शिवाजी, ऐसा लग रहा है कि शिवाजी को क्या कर रहा है, रिझा रहा है। यानी रिझाना मतलब पूजा पाठ हो रहा है, शिवाजी का कर रहे हैं। और आपका जो तलवार है जो मुंडन को काट रहा है, उसको काट के ऐसा लग रहा है कि माला बना के क्या करेगा, शिवाजी को माला चढ़ा देगा, अर्पित कर देगा कि लीजिए क्या किए, हम जो है दुश्मनों को गर्दन को काट कर हम माला बनाए हैं। तो यहाँ पे जो है भूषण जी कहते हैं कि हे छत्रसाल जी, आपका जो तलवार है वह ऐसा लगता है कि दुश्मन के गर्दन को लपक कर काट देगा, जैसे कोई नागिन क्या करती है, लपक कर किसी को काट लेती है। और ये जो है आपका तलवार जो है, ये लोग दुश्मनों के मुंडों के काट कर मतलब गर्दन को काट कर उसका माला बना रहा है, और फिर जैसे शिवाजी को क्या कर रिझा रहा है, मतलब कि उनको माला चढ़ा रहा है। ठीक है ना। तो कवि कहते हैं कि राजन, आपकी जो तलवार है शत्रु की गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है। जैसे नागिन क्या करती है, नागिन जो है दुश्मन के गले से लिपट जाती है, और उसी तरह से आपका तलवार भी दुश्मन के गर्दन से लिपट जा रही है। और प्रसन्न करने के लिए मतलब खुश करने के लिए शिवाजी को क्या करती है, तो मुंडों की माला बनाकर उसको उनको चढ़ावा चढ़ा रही है। ठीक ना, ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला पंक्ति है, और इसमें कहा जा रहा है लाल क्षितिपाल छत्रसाल हो गए, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली। यानी हे क्षितिपाल, हे छत्रसाल के राजा, हे क्षितिपाल छत्रसाल, आप क्या हैं, आप महाबाहुबली हैं। यानी भूषण जी कहते हैं छत्रसाल जी के बारे में, हे क्षितिपाल आप क्या हैं, आप महाबाहुबली हैं, आप बलशाली हैं। कहाँ ले बखान करें, मतलब आपका कितना हम बड़ाई करें, आपका बहुत बड़ाई कर रहे हैं। कहाँ ले बखान करें, तेरी करवाल को, करवाल का मतलब तलवार, तलवार मतलब तलवार। हे छत्रसाल जी, हम आपकी तलवार की कितना बड़ाई करें, जितना बड़ाई करेंगे उतना कम है। ठीक ना, क्योंकि आप बहुत बलशाली हैं जो है, और आपका तलवार भी क्या है, वो बहुत ही प्रलयकारी है, हम आपका बखान कितना करें। ठीक ना, इस बात को ये कह रहे हैं। चलिए आगे देखिए, तो यहां तक आपका जो है कविता है। और फिर कहा जा रहा है कि प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, और कहते हैं हे छत्रसाल जी, प्रतिभट मतलब दुश्मन, प्रतिभट मतलब दुश्मन, दुश्मन के जो गर्दन है उसको आपका तलवार केते काटी काटी उसको काट रहा है। हे छत्रसाल जी, आपका जो तलवार है वह दुश्मन के गर्दन को काट रहा है। कलिका सी, कैसे, तो कलिका सी किलकी कलेव देती काल को, जैसे कलिका, कलिका मतलब काली ने, जैसे काली ने राक्षसों को, राक्षसों के गर्दन को काट कर क्या करती थी, काट कर कलेऊ, कलेऊ का मतलब भोजन, राक्षसों को काट, राक्षसों के गर्दन को काट कर जैसे लगता था कि किसी को भोजन दे रही है, खून पिला रही है, ऐसे आपका तलवार भी क्या करता है, दुश्मन के गर्दन को काट रहा है, जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए जो है काली ने काटा था गर्दन। तो कवि कहते हैं कि हे छराजन, आपकी जो तलवार है अत्यंत क्या है, प्रलयंकारी है, मतलब विनाश करने वाला है, जो शत्रु के दल का संहार करती है। और ऐसा प्रतीत होता है, लगता है जैसे काले को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देती है। कलेयु का मतलब भोजन, वही प्रसाद। तो कहा जा रहा है कि हे छत्रसाल जी, आपका जो ये तलवार है यह दुश्मन के गर्दन को काट रहा है, कटीले केती केती काटी मतलब काट रहा है। और ये लग रहा है कि जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए क्या करता है, भोजन प्रदान कर रहा है, उनको प्रसाद चढ़ाए कि लीजिए काली जी, हम आपके लिए अपने दुश्मन का गर्दन लाए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। ठीक ना, तो ये दोनों पंक्ति आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की, यानी किस किस चीज से शिवाजी की तुलना किया गया है भूषण जी के द्वारा। तो किससे हुआ है, तो कहा जा रहा है इंद्र से हुआ है, इसके अलावा बड़वाग्नि, इसके अलावा राम से किया गया है, इसके अलावा पवन से, शंकर जी से, परशुराम जी से, दवाग्नि, चीता, मृगराज, तेज मतलब प्रकाश तथा कृष्ण जी से किया गया है। अब यहाँ पे बड़वाग्नि और दवाग्नि है, दोनों ध्यान रखिएगा।
चलिए, तो इतना आपको समझ में आएगा कि शिवाजी की तुलना किन किन चीजों से यहाँ पे भूषण जी ने किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। मृगराज का मतलब क्या होता है? मृगराज मतलब आप जानते हैं शेर। तो कहा जा रहा है कि शिवाजी अपने युद्ध कौशल तथा वीरता के कारण क्या थे? शत्रु पक्ष के लिए एक प्रबल चुनौती थे। मतलब शिवाजी इतने बलशाली थे, इतने मजबूत थे, इनके शिवाजी के अंदर इतना जो है नीति था, कौशल नीति था, जिसके चलते शत्रु को जो है बिल्कुल आसानी से हरा देते थे। और इसके लिए शत्रु जो थे इनसे डरते थे। चूंकि भूषण उनके दरबारी कवि थे। क्या थे? भूषण जी जो कि शिवाजी के यहाँ रहते थे, दरबारी कवि थे। तो भूषण जी दरबारी कवि थे, अतः अपने आश्रयदाता मतलब शिवाजी की वीरता का प्रशंसा तथा उनकी उत्साहवर्धन करते हुए उनकी तुलना बलशाली मृगराज अर्थात सिंह से, शेर से करते हैं, जो वितुंड अर्थात हाथी रूपी शत्रु का नाश करने में क्या है? सक्षम है। कहने का मतलब है कि यहां पर जो भूषण जी है उन्होंने शिवाजी की तुलना शेर के साथ यानी मृगराज के साथ इसलिए की है क्योंकि शिवाजी जो हैं ये, माफी चाहूंगा, भूषण जी शिवाजी के यहाँ रहते थे, उनके दरबारी कवि हैं। तो दरबारी कवि का काम होता है कि अपने राजा का बड़ाई करें, उनका शक्ति का प्रदर्शन करें और उनकी शक्ति को बढ़ा चढ़ा के दिखाने का प्रयास करें। तो शिवाजी ने, माफी चाहूंगा, भूषण जी ने शिवाजी की वीरता का बखान इसलिए किए हैं क्योंकि उनके दरबारी कवि हैं और वह दिखाने का प्रयास किए हैं, उनका उत्साहवर्धन के लिए प्रयास किए हैं। और फिर उनकी तुलना मृगराज से की है कि जैसे शेर क्या करता है, शेर जो है जैसे हाथी को तितर बितर कर देता है, वैसे शिवाजी भी दुश्मनों को इधर उधर मार पीट के खेद देते हैं। ठीक है ना, इस बात को क्या करना, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, और क्वेश्चन है छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। कैसी है? तो छत्रसाल जी की तलवार इतनी प्रलयंकारी है, विनाशकारी है, जैसे जब अपने तलवार को वह अपने तलवार के मयान से निकालते हैं तो उसमें इतनी ज्यादा तेज है, मतलब चमक है, जैसे लग रहा है कि प्रलय हो जाएगा। जैसे सूर्य की किरणें जब बहुत तेज निकलती हैं तो देखिएगा लोग त्राही त्राही करते हैं कि बाप रे यार, तब बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा जो घाम लग रहा है। उसी तरह से इनकी जब तलवारें निकलती हैं तो तलवार के चमक को देखकर जो दुश्मन है वह त्राही त्राही करने लगते हैं। ठीक ना? और इनकी तलवार क्या है? नागिन की तरह है। जैसे नागिन लपक कर दुश्मन को काट लेती है, वैसे इनका तलवार लपक कर दुश्मन के गर्दन को क्या कर रहा है? काट रहा है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। तो कवि भूषण छत्रसाल की तलवार का तुलना प्रलयंकारी सूर्य के तेज से करते हैं, चमक से करते हैं। वह तलवार हाथियों के झुंड रूपी अंधेरे को फाड़ डालती है। ठीक है ना, शत्रुओं के गले को नागिन की फांस की तरह पकड़ लेती है। वह काली की तरह शत्रुओं के गले को काटकर मुंडों की माला बनाकर मानो महाकाल अथवा शिव जी को रुद्र के रूप में, मतलब रुद्र जानते हैं पहना जाता है, उसमें आहुति दे रही है। तो ये है इनके छत्रसाल जी की तलवार का बखान। ठीक ना, या तुलना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करें। लागती लप की कंठ बैरिन की नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। अब कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि हे छत्रसाल जी, आपका जो तलवार है वह किसी नागिन की तरह है। कैसी है? नागिन की तरह है, जो किसी दुश्मन के गर्दन को लपक कर काट लेता है। उसी तरह से आपका जो तलवार है नागिन की तरह है और दुश्मनों के गर्दन को लपक कर क्या कर रहा है? काट रहा है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। और ये जो है आपका जो तलवार है दुश्मन के गर्दन को काट कर शिव जी को क्या कर रहा है? माला चढ़ा रहा है और उनको खुश करने का प्रयास कर रहा है। तो कहा जा रहा है प्रसंग क्या है? तो कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां भूषण जी के काव्य छत्रसाल दशक से अवतरित है। किससे अवतरित है? तो छत्रसाल दशक से लिया गया है, जिनमें छत्रसाल की तीक्ष्ण तलवार की, मतलब जो एकदम धार वाला तलवार है, इसकी महिमा का बखान किया जा रहा है, मतलब कि इसकी बड़ाई किया जा रहा है। और इसकी व्याख्या जो है छत्रसाल की तीक्ष्ण लपलपाती तलवार की प्रशंसा करते हुए भूषण कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार
क्या है, शत्रु के गले में तेज गति से नागिन के समान लिपट जाती है और देखते ही देखते उसके सिर को धड़ से अलग कर देती है, मतलब काट देती है। चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ और बातें हैं, देखिए। यस, अब इसमें कहा जा रहा है उनका यह सिर छेदन ऐसा प्रतीत होता है मानो यह भगवान रुद्र को मुंडों की माला चढ़ा चढ़ाकर रिझाने का प्रयास कर रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनका तलवार गर्दन, दुश्मन के गर्दन को काट तो रही है, फिर उसकी माला बना रही है और माला बना के शिव जी को चढ़ा रही है और कह रही है कि लीजिए शिव जी, आप भी खुश हो जाइए कि हमने कितने दुश्मनों के गर्दन को काटा है। अब इसमें विशेष है का विशेष, तो विशेष बात यह है कि छत्रसाल की तलवार की महत्ता और विशेषता का बखान किया गया है। अब इसमें है क्या, इसमें अलंकार दिया गया है और इसमें कुछ अनुप्रास भी है। अनुप्रास क्या है, लागती लपकी। अनुप्रास का मतलब होता है जब एक ही शब्द बार बार आए, एक ही शब्द बार बार आए। जैसे देखिए लागती लपकी, ल और ल आ गया ना अनुप्रास। फिर देखिए र और र, देखिए द और द, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है अनुप्रास है। फिर यहाँ पे म और म। फिर उपमा है, उपमा है। उपमा का मतलब क्या होता है, उपमा मतलब तुलना, उपमा मतलब तुलना, मतलब तुलना किया जाए। जैसे उपमा में है क्या, नागिन से तुलना किया, मतलब इनका जो तलवार है छत्रसाल जी का ऐसे लग रहा है जैसे नागिन हो, तो तुलना हो गया, तलवार की तुलना नागिन से। इसके अलावा मुंडन की माला को, मतलब इनकी तुलना, मतलब कि ऐसा किया गया, तुलना जो है तलवार की तुलना किससे किया गया, मुंडन की माला को। और उत्प्रेक्षा क्या है, उत्प्रेक्षा है मुंडन की माला को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो हम बात करते हैं 5वां नंबर चैप्टर में, माफी चाहूंगा 5वां क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन है कि प्रतिभट्ट कटक कटीले केते काटी काटी कलिका सी कल की कलेऊ देती काल को। इसका क्या करना है, इसका अर्थ समझाना है। कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां भूषण जी द्वारा रचित छत्रसाल दशक से उद्धृत है, मतलब लिया गया है। जिसमें अब देखिए प्रतिभट्ट कटक कटीले केती काटी काटी कलिका से कलेऊ कले देती काल को। अब कहा जा रहा है कि हे छत्रसाल जी, आपका जो तलवार है ऐसा लगता है कि ये दुश्मन के गर्दन को क्या कर रहा है, काट रहा है। और काटने के बाद ये जो है जैसे काली जी दुश्मन राक्षसों को काट कर उनके जो है भोजन कर रही थी, उनको खून को पी रही थी, ऐसा ही लगता है कि आपका तलवार दुश्मन के गर्दन को काट तो रहा है और काट कर काली जी को खुश करने के लिए उनको प्रसाद चढ़ा रहा है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि ने महाराज छत्रसाल की शौर्य, मतलब कि उनकी शक्ति का या प्रकर्म का, युद्ध कौशल की व्यंजना की है, मतलब उनकी बखान की है कि कैसे युद्ध करते हैं। यहाँ उनकी तलवार की क्या किया गया, महत्ता व्यंजित है, मतलब उनकी तलवार का जो है बड़ाई की गई है। और व्याख्या में है क्या कि महाराज छत्रसाल की तलवार की धार बड़ी पैनी है, मतलब बहुत तेज है। वह कटीले प्रतिछट सैन्य दल को, मतलब वह जो सेना है उन सेना के दल को प्रत्येक योद्धा और काटती चली जाती है। मतलब चाहे कितना भी सेना उनके सामने क्यों न चले आए, छत्रसाल जी के सामने उनकी तलवार उनको काट डालती है। और न जाने कितने वीरों को काट काट कर धाराशाही कर दिया है। हे छत्रसाल, तेरी करवल किल की लख किल कर काल को कलेव करा रही है, उसके आगे मुंड की परस रही है। मतलब कि ये कहते हैं हे छत्रसाल जी, आपकी जो तलवारें बहुत तेज है और दुश्मन की गर्दन को काट रही है और ऐसा लग रहा है कि उसको जो है क्या कर रही है, तो भोजन परोस रही है, काली जी को खुश करने के लिए उनको भोजन करा रही है। अब इसमें विशेष है क्या, अब विशेष ये है कि छत्रसाल के जो शौर्य है, मतलब शक्ति है, उनका जो प्रकर्म है और जो रण कौशल है, युद्ध करने की जो तकनीकी है, इनकी जो बड़ी प्रभावी व्यंजना की गई, मतलब इसका बड़ा अच्छा से बखान किया गया है। और पहला, दूसरी बात कहा जा रहा है कि उनकी तलवार के महत्वपूर्ण कार्यों का बड़ा बखान है कि किस तरह से उनकी तलवार गर्दन को लपक कर काटती है, नागिन की तरह गर्दन से लिपट जाती है, ठीक ना, प्रलय ला देता है। तो इस तरह से क्या किया गया, उनके कार्यों का बखान किया गया। भाषा प्रभावमयी है और ओज गुण समान्वित है, ठीक ना, मतलब भाषा बिल्कुल आसान है, आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रवाहमयी मतलब रुकने वाली भाषा नहीं है। और ओज गुण है, मतलब भाषा में थोड़ा सा
जो है अच्छा लगता है। और फिर इसमें कुछ अलंकार भी दिया गया है इस लाइन में, और कुछ अनुप्रास भी यहाँ पे। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है, जिसमें कहा जा रहा है मयान। देखिए अनुप्रास में होता क्या है, जब एक ही शब्द बार बार आए तो देखिए मयान, म दोबारा गया, फिर त और त, फिर ला और ल, ठीक ना, फिर र और र, द और द, मु और म, छी और छ, ठीक ना। यहाँ देखिए कहाँ और क, ये सब का है, ये अनुप्रास है। मतलब अनुप्रास का मतलब ये जब एक ही अक्षर बार बार आता है उसको अनुप्रास बोलते हैं। फिर इसके अलावा उपमा अलंकार है। उपमा में क्या होता है? तुलना होती है। तो प्रलय भानु कैसे, मतलब तलवार की तुलना प्रलय से किया गया है, सूरज से, भानु मतलब सूर्य से किया गया है, सूर्य से किया गया है। इसके अलावा नागिन की तरह, नागिन से तुलना किया गया। कैसा किया गया? नागिन से। मतलब उपमा में तुलना होता है, और तलवार की तुलना भानु मतलब सूरज से किया गया है, तलवार की तुलना नागिन से किया गया है कि नागिन की तरह है, और तलवार की तुलना काली से किया गया है। किससे किया गया? काली जी से किया गया। रूपक है। रूपक मतलब जहां पे क्या होता है, जहां पे यहाँ पे तुलना होता है लेकिन एकदम जीवित रूप में। तम तम तामी ज्ञानदन की जाल, ठीक ना, यहाँ पे रूपक है। उत्प्रेक्षा कलेव देती काल को, ठीक ना। इसको क्या करना है? याद रखना है। छठा क्वेश्चन है, भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट हैं? तो कहा जा रहा है कि भीषण जो भूषण है ये रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। उन्होंने आचार्यवर्त के महत्व नहीं दिया। स्वच्छंद काव्य रचना की रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं श्रृंगार, वर्णन और आचार्यवत्व। भूषण इन दोनों ही प्रवृत्तियों से दूर रहे। रीति काव्य में राष्ट्रीय चेतना का अभाव ही रहा है। मात्र बिहारी का एक दोहा मिलता है, स्वार्थ सुकृतन न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराये पानी पर तू पछनी न मार। यदि ही वे इसे छोड़ दे तो राष्ट्र की ओर इन कवियों का ध्यान ही नहीं गया। भूषण ने स्वयं को राष्ट्रभक्त सिद्ध कर दिखाया, अतः भले रीतिकाल के हैं पर उन प्रवृत्तियों में सर्वथा मुक्त है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रीतिकाल रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो भूषण जी हैं ये रीतिकाल के रीति सिद्धि काव्य धारा के कवि हैं। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखना। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, पूछा भी ये नहीं गया है। सातवां क्वेश्चन है, और सातवां क्वेश्चन है कि आपके अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावशाली कौन है और क्यों? ये तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि कौन सा छंद आपको अच्छा लगा, आपका शिवाजी वाला या छत्रसाल वाला, और जो अच्छा लगा उसके बारे में आपको लिख देना है। तो यहाँ पे दोनों ही पद बड़े प्रभावी और सशक्त है, मतलब दोनों ही बहुत प्रभाव डालते हैं और बहुत जो मजबूत हैं। एक पद में महाराज शिवाजी के शौर्य मतलब ताकत का बखान, उनकी प्रक्रम शक्ति और रण कौशल मतलब युद्ध करने की तकनीकी और व्यंजना की गई है। दूसरे में महाराज छत्रसाल जी की तलवार की प्रक्रम की चर्चा किया गया है। दोनों वीरों का यश मतलब शान की गान है, और दोनों ही राष्ट्र नायक है, मतलब देश के क्या है, नायक है, हीरो है। तुलनात्मक दृष्टि से मूल्यांकन व्यक्ति की अपनी रुचि विशेषता पर अधिक निर्भर करता है। यहाँ भी यही स्थिति है। दोनों ही महावीर थे, राष्ट्र नायक थे, और दोनों का वर्णन बड़ा सजीव है। प्रथम छंद में पौराणिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण वह अधिक प्रभावशाली बन पड़ता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जैसा चाहे वैसा बता सकते हैं। ठीक है ना, यानी आपके नजर में कौन सा अच्छा रहा? पहला छंद जिसमें शिवाजी के बखान किया गया है कि किस तरह से शिवाजी जो है छोटे मोटे राजाओं को बिल्कुल आसानी से हरा देते हैं, जैसे राम जी ने रावण को हरा दिया, श्री कृष्ण जी ने कंस को हरा दिया, परशुराम ने सहस्त्रबाहु को हरा दिया, वैसे ये इनको हरा दिए छोटे मोटे राजाओं को। या आपको छत्रसाल जी के कवि छंद अच्छा लगता है जिसमें उनकी तलवार बहुत चमक उसमें है, जब निकलता है तो दुश्मन भागने लगते हैं, उनकी उसकी चमक को देखकर नागिन की तरह गर्दन को लपेट लेता है, काट लेता है, काली की तरह वह क्या करता है, जो दुश्मनों को काट कर उनका भोजन देता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है।
आप जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी आप तक जितना पढ़ा उसी में से क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है और आपको गिनते चलना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, और सबको आपको आंसर कमेंट में लिखते चलना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भूषण ने कौन कौन सी कविता लिखी है? छपै, पद, कवित और कड़बक। तो भूषण जी ने कौन सा लिखा है? तो देखिए भूषण जी ने कवित लिखा है, जिसको अभी हमने पढ़ा है। ये क्या है? कवित है, जिसमें दो छंद है, एक शिवाजी के बारे में, दूसरा छत्रसाल जी के बारे में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। आंसर देते चलिए कमेंट में। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? मतलब कवित जो हम लोग पढ़े हैं अभी, यह कविता के कवि कौन है? कबीर नहीं, सूरदास नहीं, तुलसीदास नहीं, सूरदास नहीं, ये है भूषण जी। कवित को कौन लिखे? तो भूषण जी लिखे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन है भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि? याद कीजिए क्वेश्चन में आता भी किस धारा के कवि हैं? निर्गुण धारा के, रीतियुक्त धारा के, सगुण धारा के, रीतियुक्त धारा के, रीतियुक्त धारा के, रीतियुक्त धारा की। तो ऑप्शन दो बार हो गया, कोई बात नहीं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो भूषण जी रीतिकाल के किस धारा के हैं? तो रीतियुक्त धारा के हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कवित, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? बताइए कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, इनमें से कोई नहीं। अब कविता पढ़े होंगे तो आपको पता तो चल गया होगा। चौथा का आंसर बताइए क्या होगा? चौथा का क्या हो जाएगा? वीर रस है। इसमें वीरता का बखान किया गया है कि छत्रसाल जी के सामने जो छोटे मोटे राजा हैं, ये क्या हो जाते हैं? ये टुटपुजिए हैं, तुरंत भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया? प्रथम पद में वीरता का बखान किया गया, तो वीर रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कवित के द्वितीय पद में, यानी दूसरा जो पद है, उसमें किस रस की अभिव्यंजना हुई है? मतलब कौन सा रस है उसमें? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या विभत्स रस? बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। क्या होगा? इसमें जो है विभत्व रस है। क्या है? इसमें विभत्व रस है, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधि, इनमें से कोई नहीं। भूषण ने किस भाषा में रचना की है? बताइए। जो कवि तभी हम लोग पढ़े हैं, किस भाषा में है? क्या हो जाएगा जी छठा का आंसर? बताइए। ये है आपका ब्रज भाषा। कौन सी भाषा बाबू? तो ब्रज भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन है छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? कौन सा रूप धारण किया है? रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा रूप धारण किया है? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। क्या हो जाएगा? 7 का ए, रौद्र रूप, मतलब विकराल रूप, भयानक रूप, ठीक ना। रौद्र रूप हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? प्रसाद, भोजन, गहने। तो क्या देता है? कालिका कलेऊ देती है, काल को कलेऊ देता है, कलेऊ। और कलेऊ का मतलब क्या होता है? कलेऊ मतलब प्रसाद। क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन ये हो जाएगा। 1 मिनट, ये प्रसाद नहीं होगा। कलेऊ मतलब भोजन ही होता है। कलेऊ मतलब भोजन होता है, भोजन, ठीक है ना। उसी को प्रसाद भले ही बोला गया है, लेकिन कलेऊ देता है मतलब भोजन देता है, ठीक ना। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, अनुप्रास, उपमा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 9 का क्या हो जाएगा? तो देखिए आप पहले पढ़िए इस लाइन को, यहां से यहां तक लाइन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब है इसमें क्या, तो कहा जा रहा है लो लो, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है? यहां पे जो है जब
एक ही शब्द दो बार आ गया तो इसको बोलते हैं अनुप्रास। क्या जगह ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, अनुप्रास। जब एक ही शब्द बार बार आए उसको अनुप्रास बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है अनुप्रास अलंकार है, लागती लपकी कंठ बैरिणी के नागिन सी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? साकेत, कामायनी, भक्तमाल, शिवराज भूषण। तो देखिए साकेत इनकी नहीं है, कामायनी भी नहीं है, भक्तमाल भी नहीं है, ये आपका शिवराज भूषण है। ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही उत्तर। सभी लोग आंसर देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ अपने दोस्त को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। अगला क्वेश्चन है कि भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? छत्रसाल की, शिवाजी की, राम की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भूषण जी ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? तो शिवाजी की तुलना की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। होगा ना जी? सभी लोग बताओ, होगा ना बी आंसर? बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भूषण के प्रथम, ये दंड नहीं होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक टाइपिंग हुआ है, छंद। क्या हो जाएगा? छंद हो जाएगा। एक मिनट, ये गलत है, छंद। बताइए भूषण जी के प्रथम छंद में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा 12 का? हाँ तो 12 हो जाएगा सी। पहला पद में क्या है? वीर रस है, जिसमें जो शिवाजी हैं उनकी वीरता का बखान किया गया है, उनकी वीरता का बखान किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भूषण के द्वितीय छंद में, मान दूसरी उनका जो कविता का छंद है उसमें किस रस की अभिव्यंजना हुई है? वीर रस, रौद्र रस, भक्ति रस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 13 का आंसर बताइए। 13 का क्या हो जाएगा? 13 का बताइए, 13 का क्या हो जाएगा? रौद्र रस। क्या हो जाएगा? रौद्र रस है। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? रौद्र रस है। मतलब दिखाया गया कि किस तरह से उनकी तलवार क्या है? रौद्र रूप धारण कर लिया है। अगला क्वेश्चन, प्रलय भानु तम तुम में कौन सा अलंकार है? प्रलय भानु तम तुम में कौन सा अलंकार है? ध्यान रखिएगा, तम तुम इसको भी ध्यान रखना है और प्रलय भानु को भी ध्यान रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रूपक है। क्या है? यहाँ पे रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इस बात को ध्यान रखिए, रूपक में रूप किस से तुलना होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति भूषण की है? अष्टयाम, शिवा बावनी, साहित्य लहरी, चित्रलेखा। देखिए यहाँ पे अष्टयाम नहीं है, साहित्य लहरी नहीं है, चित्रलेखा नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी शिवा बावनी, जिसमें शिवाजी की जो है वीरता का बखान किया गया है शिवा बावनी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कवि भूषण की उपाधि दी थी, किसने उपाधि दी थी? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, भामाशाह ने, टोडरमल ने या अकबर ने। तो कवि भूषण को भूषण किसने कहा था? उपनाम किसने दिया था? ये दिए थे चित्रकूट के जो सोलंकी राजा थे रुद्रशाह, इन्होंने ही दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, बाबू और बबनी दोनों लोग बताते रहो। अगला क्वेश्चन देखो, भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? किस रस को प्रमुखता दी है, मतलब किस रस को ज्यादा महत्व दिया है? श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस और वीर रस। क्या आंसर होगा 17 का? चलिए 17 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा जी? हाँ तो करुण रस को, तो भूषण ने करुण रस को जो है ज्यादा क्या दिए? प्रमुखता दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 110, 112, 108, 105। कितने अलंकार है शिवराज भूषण में? कितने हैं जी? चलिए क्या हो जाएगा? 112 है। कितने? 112 है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भूषण की कृति नहीं है, इसमें से कौन सी भूषण जी की कृति नहीं है? भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूसरा उल्लास, हर्षोल्लास। ये नहीं है। हाँ ये नहीं है, आपका राइट आंसर है। बाकी ये सब है इन्हीं का, लेकिन ये डी नंबर नहीं है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
19 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण के प्रिय नायक कौन सी है? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मान सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताइए भूषण के प्रिय नायक कौन है? कौन है भूषण के प्रिय नायक? बताइए, ध्यान दे क्या हो जाएगा? तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जी, दोनों लोग इनके क्या है? तो इनके प्रिय है, नायक है, हीरो है इनके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शिवाजी की प्रमुख पुत्र का नाम बताइए। रुद्र प्रताप नहीं, साहू जी बिल्कुल सही, भानु प्रताप नहीं, यज्ञसेन नहीं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो ये सब आपके बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। क्या है? 55, 152, 52, 252। तो नहीं, 55 तो नहीं है, 152 भी नहीं है, ये 52 है और 252 नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो जिसका भी सी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 23 नंबर। छत्रसाल दशक में छंद है, कितने छंद है जी? छत्रसाल दशक में कितने छंद? फटाफट बताओ। 110, 210, 310, 10। तो भाई अगर मैंने बताया था तो राइट आंसर हो जाएगा डी। कितने दशक हैं? कितने कितने छंद है? तो छत्रसाल दशक, दशक मतलब 10, तो मात्र 10 छंद है। ठीक है ना? चलो आगे देखो, देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन है भूषण के पिताजी का नाम बताना है। रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगुनंदन त्रिपाठी, शत्रुघ्न त्रिपाठी। तो देखो शत्रुघ्न त्रिपाठी तो था नहीं, भृगुनंदन त्रिपाठी तो था नहीं, नंदन त्रिपाठी था नहीं। ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर रत्नाकर त्रिपाठी। मैंने बताया था तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली, भूषण जी के पिताजी के नाम रत्नाकर त्रिपाठी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। शिवराज भूषण किसकी कृति है? मतीराम की, भूषण की, पदाकार की, बिहारी की। तो किसका है? तो शिवराज भूषण, शिवराज भूषण ये भूषण जी की कृति है, भूषण जी की रचना है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के या वीर गाथा काल के? बताइए क्या होगा? भक्ति काल की तो बिल्कुल नहीं है, आधुनिक काल की भी नहीं है, वीर गाथा काल की भी नहीं। ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही उत्तर। जो भूषण जी है ये क्या है? ये रीति काल के कवि हैं। बहुत बढ़िया, जिसका भी ऑप्शन सही हो रहा है लाइक शेयर करते रहो, धूम मचाते रहो। अगला क्वेश्चन, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 50, 52, 56, 60। कितने मुक्तक है जी शिवा बावनी में? बताइए। 57 का आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा 57 का? अरे 52 है। कितने हैं? 52 मुक्तक हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? कौन थे? भाई, चाचा, भतीजा, इनमें से कोई नहीं। हमने बताया था, होमवर्क दिया था, होमवर्क दिया था ना कि भूषण जी के 2 भाई का नाम लिखना था। कौन कौन थे? तो भाई देखिए, एक चिंतामणि त्रिपाठी थे, क्या थे? इनके भाई थे। ऑप्शन हो जाएगा ये, बिल्कुल सही उत्तर। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण जी के भाई थे। अगला क्वेश्चन, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? शिवाजी की ये कहो, अच्छा शिवाजी की, ओ माफी चाहूंगा, यहाँ पे शिव जी है, ध्यान रखिएगा। शिवाजी, शिव जी, महाराणा प्रताप, इनमें से कोई नहीं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शिवा बावनी में किसकी बखान है? तो शिवा मतलब शिवा बावनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब शिवाजी की बखान किया गया इसमें वीरता का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक किसकी कृति है? द्विज देव की, जयदेव की, भूषण की, मतीराम की। देखिए छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो द्विज देव कोई है ना है आपके चैप्टर में, जयदेव भी नहीं है, भूषण जी हैं, और मतीराम ये तो इनके भाई हैं। ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, छत्रसाल दशक किनकी रचना है? तो भूषण जी की रचना है। ठीक है, ये है आपके आंसर। और आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन हुए। 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक ना? कितना सही हुआ है कमेंट में लिख के बताइए। ठीक ना? क्लास कैसा लगा ये भी बताना है। और सभी को बता रहे हैं
ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लास को शेयर करना है, स्कूल में जाइए अपने दोस्त को बताइए कि इस पे आकर पढ़ें। और जो नोट्स होगा ना जी, इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ओमेगा ऑनलाइन एजुकेशन। इसका लिंक मैं क्या किया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। 1-2 दिन में वहां पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे, डेली 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक ओके बाय।